नमस्कार, मेरा नाम नीरज कांत है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल सांघी में प्रवक्ता इतिहास के रूप में कार्यरत हूं। आज मैं आपके सामने एक अध्याय को 9वीं कक्षा लेकर के आपके सामने आया हूं और सरकार ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है और जो मेरा नैतिक कर्तव्य है उसका निर्वहन करने के लिए मैं आपके सामने हूं। आज हम 9वीं कक्षा के पहले अध्याय फ्रांसीसी क्रांति को करने जा रहे हैं, जो इतिहास का एक अध्याय है। इस अध्याय को मैं अभी सीधा शुरू कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इतिहास को पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है और इतिहास शब्द से या हिस्ट्री शब्द से हमारा क्या अभिप्राय है। देखिए, जो पहला अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति, जिसको अंग्रेजी भाषा में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमें इन दोनों शब्दों का विस्तार से मालूम हो कि फ्रांस की जब हम बात कर रहे हैं तो विश्व के किस हिस्से की हम बात कर रहे हैं और क्रांति शब्द से, रेवोल्यूशन शब्द से क्या अभिप्राय है। देखिए, जैसा हमें मालूम है कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और मैं इसको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, सबसे पहले, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें भूगोल की जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर भूगोल की, ज्योग्राफी की सही जानकारी अगर हमें हो, अगर मानचित्र के बारे में हमें बहुत सारी चीजें मालूम हो, तो हम लोग हिस्ट्री के, इतिहास के घटनाओं को भली भांति और या यूं कहें कि और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि भूगोल की वजह से ही इतिहास का निर्माण होता है। और इसी तरह से जो आर्थिकी है, अर्थ है और जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, ये सब चारों चीजें आपस में मिली हुई हैं। तो देखिए, तो 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया महाद्वीप, जिसमें हम लोग रहते हैं, हमसे मेरा अभिप्राय भारतवर्ष से है। उसी तरह से यहां पर दूसरा महाद्वीप है जिसको अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब हम यहां से पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ चलते हैं, देखिए यह बात ध्यान रखना, जब हम मानचित्र की बात करते हैं तो मानचित्र के लिए यहां पर उत्तर भाग हमेशा दिखाया जाता है कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व की दिशा है और ये पश्चिम की दिशा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग पश्चिम की तरफ आते हैं तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद ये पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका और पांचवा जो है अंटार्कटिका के रूप से हम जानते हैं, और जो छठा है उसको हम यूरोप महाद्वीप के रूप में जानते हैं। और सबसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है, 7वां जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर आज हम लोग फ्रांस के बारे में जानने जा रहे हैं। फ्रांस में किस प्रकार से ये 18वीं शताब्दी के अंत में क्या व्यवस्थाएं हुई थी, क्या घटनाक्रम हुआ था, कालक्रम के दृष्टिकोण से उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर फ्रांस को हम देखेंगे। जो यूरोप का यह हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, यहां पर फ्रांस एक देश के रूप में स्थापित है। और फ्रांस की अगर हम आसपास के देशों की बात करें तो यहां पर हम पाएंगे कि पुर्तगाल देश है, यहां पर बेल्जियम है, यहां पर जर्मनी है, यहां पर ऑस्ट्रिया है और यहां पर इटली है। ये इसके पड़ोसी देश हैं। तो और ये जो भारतवर्ष है, मान लो हम भारत की बात करते हैं, भारत जो एशिया का दक्षिण हिस्से में है, तो यहां से जब हम फ्रांस की दूरी को देखते हैं तो करीबन 7000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्योंकि हम इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको फ्रांस और क्रांति, 2 शब्दों के बारे में सबसे पहले जानकारी दे रहा हूं। तो जो फ्रांस है हमारे भारतवर्ष से पश्चिम देश में यूरोप का एक देश है, पश्चिम दिशा में। तो ये जो फ्रांस है 7000 किलोमीटर दूर है भारतवर्ष से और यूरोप का एक हिस्सा है। ये इसके कुछ पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी का नाम है पेरिस। पेरिस जो एक
फैशन के हब के रूप में जानी जाती है। विश्व का जितना भी वर्तमान में फैशन चलता है वो पेरिस से शुरू होता है। तो पेरिस एक बहुत ही विकसित सिटी है, विकसित राजधानी शहर है फ्रांस का आज की तारीख में। और हम बात करने जा रहे हैं आज से करीबन 232 ईयर्स पहले की, 232 साल पहले की, यानी कि हम लोग 1789 और उससे पहले के घटनाक्रम को देखेंगे। किसके? फ्रांस के। तो सबसे पहले फ्रांस की एक देश के रूप में भौगोलिक स्थिति क्या है वो हमने जाना। और एक और बात मैं यहां बता दूं कि फ्रांस चैप्टर या फ्रांसीसी क्रांति के अध्याय को 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में समावेश करने का, समाहित करने का क्या उद्देश्य रहा होगा। देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस, तो फ्रांस अध्याय को 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो लिया गया है उसका कारण क्या है। पहली बात, आप लोगों ने पर्शिया एक देश का नाम सुना होगा जो आज ईरान है। पर्शिया जो आज ईरान, एक एशिया का एक देश है ईरान वर्तमान में, पहले पर्शिया के रूप में जाना जाता था। तो वहां के एक चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। देखिए, पहले अध्याय को पूरी तरह से फैला करके हम उसको संकलित करेंगे तो आप इस बात पर मत जाइएगा कि ये चीज वहां लिखी है कि यहां लिखी है। आप जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको देखिए। यहां मैं ये बता रहा हूं कि इतिहास के पाठ्यक्रम में 9वीं कक्षा के इस अध्याय को क्यों लिया गया है। देखिए, तो जो ड्यूक मेटरनिक जो पर्शिया के चांसलर थे, उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रांस सीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब हिंदी में इसका क्या मतलब है कि जब भी फ्रांस को छींक आती है तो पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब कि फ्रांस में जो भी घटनाक्रम होता है, भले ही वो राजनीतिक घटनाक्रम हो, सामाजिक घटनाक्रम हो, सामाजिक सांस्कृतिक घटनाक्रम हो, आर्थिक व्यवस्था में कोई बदलाव हो, जब भी फ्रांस में कोई बदलाव आता है तो पूरे के पूरे यूरोप में उस बदलाव को देखा जाता है। यानी कि फ्रांस में हुआ बदलाव पूरे यूरोप में होने वाले बदलावों को प्रभावित करता है। और जब यूरोप की हम बात करते हैं तो यूरोप एक महाद्वीप, ऐसा महाद्वीप है कि हम जब विश्व के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे तो उसमें यूरोप एक बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप है, जिसका हमें इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हम जब वैश्विक इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। और वैश्विक इतिहास को जानने के लिए फ्रांस के इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि फ्रांस की वजह से पूरा यूरोप प्रभावित हुआ था, होता है। और दूसरी बात यह है, एक बात तो यह हो गई कि जो फ्रांस पर पड़ने वाला प्रभाव पूरे यूरोप को प्रभावित करता है और यूरोप पर पड़ने वाला प्रभाव पूरे विश्व के इतिहास को प्रभावित करता है, किया गया है। दूसरी बात क्या है कि इस फ्रांसीसी क्रांति की वजह से हमें 3 शब्द आदर्श के रूप में प्राप्त हुए हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 ऐसे आदर्श हैं, इन शब्दों ने पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया, लोगों को जागरूक किया कि इंसान के रूप में सभी समान हैं, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और सभी को बंधुत्व भाव से एक साथ रहना चाहिए। तो इस तरह से फ्रांस दो बातों के लिए कि फ्रांस पूरे विश्व के इतिहास को प्रभावित करता है, किया गया है। और इन 3 आदर्शों की वजह से, जो फ्रांसीसी क्रांति की वजह से आए थे, हम लोग आज जो राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं भारत में या विश्व के अनेक हिस्सों में, वो इन शब्दों से प्रभावित हुई है। अब देखिए, ये तो हो गया फ्रांस की स्थिति क्या है। फ्रांस एक देश है, पेरिस उसकी राजधानी। क्रांति, जिसको अंग्रेजी में रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है?
तो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां, पहले आप समझ लें, परिभाषा बाद में कीजिएगा, क्योंकि परिभाषा हमें खुद बनानी होती है। देखिए, किसी भी देश में जब एक वर्ग को पूरी तरह से बहुत बुरे तरीके से उनका शोषण किया जाता है, उनको समानता का भाव नहीं दिया जाता, उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाती, उनका आर्थिक शोषण किया जाता है, सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार किया जाता है, तो वो वर्ग चाहता है कि जो देश है उसकी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए, उस देश की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए, उस देश की सामाजिक सोच में बदलाव आना चाहिए। और वो इकट्ठा होकर के जब देश के प्रशासन को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, वर्तमान सरकार को बदलने के लिए जब वो इकट्ठे होकर के आवाज उठाते हैं, उसको क्रांति का रूप दिया जाता है। तो क्रांति क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना। तो इस तरह से फ्रांस एक देश और क्रांति व्यवस्था में परिवर्तन के रूप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आज से करीबन 200 वर्ष पीछे जब मैं इतिहास के पन्नों को पलटूंगा तो आपको पता लगेगा कि आज का जो फ्रांस, जो आर्थिक रूप से एक बहुत उन्नत देश है, जो राजनीतिक रूप से एक बहुत सुदृढ़ देश है, करीबन 200 वर्ष पहले वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था थी और किस प्रकार लोगों ने एकजुट होकर के वहां की सारी व्यवस्था को बदला और राजशाही से गणतंत्र या यूं कहें प्रजातंत्र तक की जो दौड़ है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। फ्रांस में कैसी व्यवस्थाएं थी और उसमें परिवर्तन कैसे आया वो हम जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक और शब्द को मैं यहां पर परिभाषित करना चाहूंगा इस अध्याय को शुरू करने से पहले कि प्रजातंत्र और राजशाही में क्या फर्क होता है। देखिए, दोनों ही शासन करने की प्रणाली है। आज हमारे देश में प्रजातंत्र है, तो शासन करने की वह व्यवस्था जिसमें शासक का चुनाव देश की जनता के द्वारा किया जाता है उसको प्रजातंत्र कहते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति में जब हम राजशाही को पढ़ेंगे तो राजशाही क्या होती है? जिसमें शासक का चुनाव जनता नहीं करती, बल्कि आनुवंशिकी के आधार पर, उत्तराधिकार के नियमों के आधार पर राजा का चुनाव स्वतः ही हो जाता है। यानी कि राजा का बेटा राजा, राजशाही जिसमें राजा होता है और राजा की शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह निरंकुश होता है। तो ये राजशाही हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ने जा रहे हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इससे अब एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं। ये तो हो गया हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग इतिहास, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए एक विद्यार्थी के रूप में कि इतिहास है क्या, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास का जो अंग्रेजी रूपांतरण शब्द हिस्ट्री है उसका क्या मतलब है। देखिए, इतिहास का जब हम शाब्दिक रूप से देखते हैं तो इसको हम संस्कृत के 3 शब्दों में विभाजित करते हैं। इति जमा, देखिए संस्कृत का मैंने नाम क्यों लिया है ये बात जरूर ध्यान रखना कि संस्कृत से ही बहुत सारे शब्द निकले हैं। इति जमा है, सॉरी नहीं है, इति जमा है, जमा आस, मतलब इन तीनों शब्दों का अर्थ है यह निश्चित था, मतलब जो घटना हुई है विगत काल में वो निश्चित ही थी। या यूं कहें दूसरे शब्दों में, अभी हम शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं, जो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक जो भाषा है उसके शब्द हिस्टोरिया से आया है, हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा में इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब वो नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड, कैसे? थ्रू इन्वेस्टिगेशन,
थ्रू इन्वेस्टिगेशन। ये शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक है, कि वो नॉलेज ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से आया है जिसको हम एक्वायर करते हैं इन्वेस्टिगेशन करके। तो इस तरह से विगत में हुई घटनाएं, देखिए परिभाषा करेंगे इतिहास की। विगत में हुई घटनाएं, चाहे वो व्यक्ति के संदर्भ में है, व्यक्ति, वो समाज के संदर्भ में है, या समाज से जुड़े हुए बहुत सारे जो पहलू हैं उनके संदर्भ में है, उनका कालक्रम के अनुसार प्रस्तुतिकरण ही इतिहास कहलाता है। तो ये हो गया इतिहास, कि इतिहास शब्द से हमारा क्या अभिप्राय है ये हमें जान लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं कि इतिहास है क्या। देखिए एक बार जिसने ना लिखा वो लिख ले। अब इस चैप्टर को शुरू करेंगे बहुत आसानी से, बहुत छोटे छोटे स्टेप लेंगे। देखिए किसी भी, अब इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, अब हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए, कैसे हिस्ट्री को पढ़ना कैसे चाहिए। देखिए हिस्ट्री में दो बातें होती है, एक होता है फैक्ट या आप कहें तथ्य, और दूसरा होता है कंसेप्ट जिसको हम संकल्पना भी कह सकते हैं या जिसको संदर्भ भी कह सकते हैं। अगर इन दो चीजों की जानकारी हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है हिस्ट्री में या किसी भी विषय में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे कि हमारा देश उदाहरण के रूप में 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। बिल्कुल सही बात है, एक फैक्ट है। अब कंसेप्ट क्या है, जो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, स्वतंत्रता से पहले, यानी कि हम किसी के अधीन थे। तो किसके अधीन थे, क्यों अधीन हुए, उस समय हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां क्या थी, किन किन लोगों ने योगदान दिया हमारी आजादी में, किस किस प्रदेश ने, किस किस व्यक्ति ने, किन किन संस्थाओं ने इन सब में अपना योगदान दिया, और आज हम एक सशक्त प्रजातंत्र के रूप में खड़े हुए हैं, विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं। तो ये हो गया कंसेप्ट। तो जब अगर हमें फैक्ट हमें याद हो, और फैक्ट याद कब हो, जब हमारे को सारा कंसेप्ट क्लियर हो, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ना केवल हिस्ट्री बल्कि आप किसी भी विषय को समझने का प्रयास करेंगे तो वो साफ साफ आप लोग समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस अध्याय को पढ़ा जाए ताकि सारी की सारी चीजें हमें क्लियर हो जाए। देखिए इस चैप्टर को सबसे पहले कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। देखिए पहली बात, इस अध्याय की जो शुरुआत है, शुरुआत कैसे हुई है, यहां पर टुकड़ों में बांटने से पहले मैं इस अध्याय की जो शुरुआत है इसको एक बैकग्राउंड स्टोरी की तरह समझाया गया है कि जो घटना हुई है अंत में, जो बहुत सारी घटनाएं हुई और जिसका जो परिणाम था उस परिणाम को बिल्कुल शुरू में बताया गया है। यह बात ध्यान रखना। देखिए ये समझाता हूं मैं। 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो एक घटना यहां पर बताई हुई है जिसमें बास्तील विध्वंस के बारे में बताया गया। बास्तील जो एक
किला था पेरिस के अंदर। तो ये बताई गई है कि मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस में बास्टील का जो विध्वंस हुआ, वहां से इस चैप्टर की शुरुआत हुई है। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले फ्रांस की सामाजिक स्थिति कैसी थी, देखिए क्या क्या शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो दूसरा जो पार्ट बनेगा इसका, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी देश के बारे में हमें पढ़ना है तो उस देश की हमें सामाजिक स्थिति के बारे में जान लेना चाहिए, राजनीतिक स्थिति क्या थी, वहां की आर्थिक स्थिति है जो वो क्या थी, और अगर आप परंपराएं और व्यवस्थाएं को भी जान लें, सामाजिक के अंदर आता है, तो आप किसी भी देश को भली भांति समझ सकते हैं। तो जो दूसरा पार्ट है इस अध्याय का, उसमें दिया हुआ है कि जो 18वीं सेंचुरी थी, 18वीं जो शताब्दी थी, उसके अंत के दशकों में क्या क्या हुआ। पहला तो वहां राजशाही के बारे में बताया हुआ है। यहां पर आपको एक राजा जिसका नाम लुई 16 था, यानी कि वो कहां, ये सारा पढ़ेंगे हम कि वो राजा कौन था, राजा किस परिवार से संबंध रखता था, फ्रांस की राजगद्दी पर वो कब बैठा, किससे उसकी शादी हुई। उसके अलावा जब वो राजगद्दी पर बैठा तो राजगद्दी का जो खजाना था वो बिल्कुल खाली था, उसके कारणों की व्याख्या की जाएगी। उसके बाद वहां की जो सामाजिक स्थिति थी, यानी कि जो फ्रांस का समाज था वो किस प्रकार से बटा हुआ था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वहां पर जो कर की व्यवस्था थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि करों की व्यवस्था के बारे में जाने, क्योंकि करों की व्यवस्था की वजह से ही फ्रांसीसी क्रांति। ये मैं देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट करा रहा हूं आपको, अभी आपको बहुत ज्यादा व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सभी के सभी पॉइंट्स को एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में सवालों के साथ साथ हम लोग करने जा रहे हैं। अभी आप समझ लें, देखिए पहले मैंने इस अध्याय को शुरू कैसे किया, मैंने फ्रांस और क्रांति के बारे में आपको बताया, फिर हिस्ट्री शब्द से हमारा क्या अभिप्राय है वो हमने डिस्कस किया। तीसरा हमने डिस्कस किया कि फ्रांसीसी क्रांति को ही 9वीं के पाठ्यक्रम में क्यों लिया गया, जिसमें मैंने ड्यूक मेटरनिक और एक और बात आपको बताई थी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुताओं के जो आदर्श आए थे। अब हम इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं वो देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर करेंगे। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट तो ये हो गया, इसी में एक और पार्ट करेंगे कि कारण, कैसे कौन से कारण रहे जिनकी वजह से फ्रांस के लोगों ने फ्रांस में क्रांति की और व्यवस्था को परिवर्तित किया और अंततः लुई 16 को मौत की सजा सुना दी गई। ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो तीसरा भाग है, तीसरा जो भाग है वो हम लोग करेंगे थर्ड भाग। ये सारा होने के बाद कि वहां पर एक एस्टेट जनरल व्यवस्था है। एस्टेट जनरल जब आप उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एस्टेट जनरल क्या थी, प्रतिनिधियों की सभा थी, उनका क्या रोल होता था। उसके बाद जो ये सामाजिक समूह थे वो किस तरह से टेनिस कोर्ट में एक घटना हुई थी जिसकी वजह से जो राजशाही है फ्रांस में जो थी वो किस तरह से गणतंत्र में कन्वर्ट हो गई, बदल गई, वो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि दबे हुए समूह के अलावा भी कौन से ऐसे समूह थे जिन्होंने इस व्यवस्था परिवर्तन में सहयोग दिया, ये लोग हम पढ़ने जा रहे हैं।
उसके बाद कुछ राजनीतिक प्रतीक, राजनीतिक प्रतीक मतलब प्रतीक होता है कोई चीज दिखा दी जाए और उससे हम उसको समझ लें, ठीक है। जैसे वहां पर एक रेड कैप दिखाई होगी आपको, रेड कैप, रेड कलर की, उसका मतलब है स्वतंत्रता। मैं आपको बताऊंगा 10-12 कोई प्रतीक हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा कि जो लुई 16 था उसने किस तरह से पूरे के पूरे फ्रांस को परेशान किया, जिसकी वजह से जो समूह थे उन्होंने कुछ क्लब बना लिए, जिसमें जैकोबिन क्लब था। उस क्लब का क्या योगदान था व्यवस्था परिवर्तन में, वो लोग हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस क्लब का जो लीडर था, जब उसके पास पावर आ गई, ये 1793 और 1794 की बात रहेगी, कैसे उसने आतंक मचाया, आतंक का जो वर्ष रहा वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पूरी व्यवस्था परिवर्तन डिस्कस करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन, और यहां पर महिलाओं की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहां पर हम दासों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में 3 तरह से व्यापार हुआ करता था। ये कुछ पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने इस चैप्टर को इन पार्ट्स में जो डिवाइड किया है, एक बार इनको देख लें। सबसे पहले अध्याय की शुरुआत है, शुरुआत कैसे हुई, बास्तील का विध्वंस जो किला था वो क्या था। फिर हम जो लुई 16 के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और वहां की जो सामाजिक समूहों की स्थिति है वो जानेंगे। इसी तरह से वहां जो व्यवस्थाएं हैं कैसे परिवर्तित हुई वो हम जानने का प्रयास करेंगे। वहां पर जो क्लब एस्टेब्लिश हुए जिन्होंने मिलकर के डिस्कस किया और आवाज उठाई, इस साल में आतंक कैसे हुआ, महिलाओं का क्या योगदान था और दासों की क्या स्थिति थी। ये जो अध्याय है इसको हम एक बार ओके देखिए। अब मैं सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करने जा रहा हूं, बाकी की चीजें मैं आपको अगली बार बताऊंगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप बने रहें और इसको ध्यान से सुनें। देखिए जो पहला भाग है, देखिए इसमें हमें ये जो शुरू हो रहा है इसमें क्या देखना है कि काल कौन सा था, समय, ठीक है जी। उसके बाद हमारा स्थान कौन सा था, कहां ऐसा हुआ। उसके बाद घटनाक्रम, घटनाक्रम के कारण और उनके जो परिणाम थे। ये कुछ पॉइंट अगर आप लोग कर लेंगे तो शुरुआत आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए समय था 14 जुलाई 1789, जिसको फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के रूप से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के आखिर के दशकों की ये कहानी है। स्थान था जो फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी शहर है पेरिस। पेरिस की एक घटना है। घटना क्या हुई, देखिए फ्रांस में लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी इस समय में कि लोगों को पाव रोटी के लिए, यानी कि अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। वो दिन रात कार्य करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने परिवार के लिए 2 समय का भोजन नहीं जुटा पा रहे थे। उनमें रोष व्याप्त था क्योंकि उनका शोषण हो रहा था और फिर भी लगातार उनसे कर टैक्स भरने के लिए कहा जाता था, जिसकी वजह से ये कारण हो गया, जिसकी वजह से करीबन 7,000 लोग पेरिस में इकट्ठा हुए और उन्होंने जन सेना का निर्माण किया। क्यों किया, देखिए जब इतने सारे लोग इकट्ठा हुए राजधानी पेरिस में, तो वहां का जो राजा था लुई, एक अफवाह फैल गई,
या वो सच्चाई भी हो सकती है कि राजा बहुत जल्दी आर्मी को यह निर्देश देने वाला है कि जो भी लोग पेरिस में इकट्ठा हुए हैं, अगर वो आपके कहने से नहीं जाते हैं तो आप उनको गोली मार दीजिए। तो सेना को आदेश दिए जाने की ये जो अफवाह फैली थी, जिसकी वजह से 7,000 लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया, क्रोधित हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपनी मांगों को लेकर के आए थे, बेचारे भूखे मर रहे थे, उनके बच्चे जो हैं 2 समय का खाना नहीं खा पा रहे थे, वो अपनी आवाज को उठाना चाहते थे शोषण के विरुद्ध। ऊपर से ये और सुनने में आ गया कि राजा जो है उनकी बात पर ध्यान देने की बजाय उनको जान से मारने का ऑर्डर दे चुका है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो जनसेना थी, जितने भी सरकारी ऑफिस थे, सरकारी दफ्तर थे, उन्होंने उनको लूटना शुरू कर दिया। किस लिए लूटना शुरू कर दिया? कि वो चाहते थे कि उन्हें हथियार मिले। हथियारों की आवश्यकता क्यों थी? कि जो ये सेना है लुईस की, उसका सामना किया जा सके। तो हथियारों की खोज के लिए सरकारी दफ्तरों पर अटैक कर दिया। और पेरिस के ही एक हिस्से में एक किला था बास्तील का। बास्तील जो किला था, एक किले का नाम है, ये परिणाम बता रहा हूं मैं आपको। उस किले में हथियारों की खोज के लिए। और दूसरी एक और बात है कि ये जो किला है, ये जो किला था, इस किले को जेल में परिवर्तन कर रखा था, जो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। कि जो भी राजा के खिलाफ आवाज उठाता था उसको बिहाइंड द बार, जेल में डाल दिया जाता था। तो ये पेरिस में जो किला था बास्तील का, वहां पर कैदियों को रखा गया था। तो इस जनसेना को लगा कि जब वहां कैदियों को रखा गया है तो वहां पर हथियार भी होंगे, इसलिए उन्होंने यहां, और दूसरा वे उन कैदियों को भी छुड़वाना चाहते थे। तो इस 7,000 की आक्रोशित भीड़ ने बास्तील पर आक्रमण कर दिया और वहां के जो कमांडर थे, जेलर जो थे, उनको मार दिया। हालांकि वहां पर केवल 7 कैदी उन्हें मिले, लेकिन उन्होंने इस किले को विध्वंस कर दिया, यहां तक कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, क्योंकि वो राजा की निरंकुश शक्तियों का पर्याय था। और बहुत लोगों को अत्याचारिक रूप से वहां पर कैद किया जाता था, इसलिए उस किले को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके उसको बाजार तक में, बास्तील के जो टुकड़े थे उनको बाजार में भी बेचा गया, ताकि लोग इस बास्तील को निरंकुश शक्तियों के रूप में समर्थियों में रख सकें और किस प्रकार से लोगों ने आक्रोशित होकर के निरंकुश शक्तियों का सामना करें, इस बात को वो अपने जहन में रख सकें। इसलिए इसके टुकड़े को बाजारों में बेचा गया। ये इस फ्रांसीसी क्रांति के चैप्टर की शुरुआत है। हालांकि अब जो हम इसके बाद करने जा रहे हैं, इससे पहले की स्थिति करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि शुरुआत में जो पहला अध्याय का जो पहला पेज है, उसमें आपको बास्तील विध्वंस के बारे में बताया गया है। क्या काल था, क्या स्थान था, क्या घटनाक्रम था, कारण क्या था और उसके परिणाम क्या थे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो एक सवाल आपको मैं दे रहा हूं, हालांकि 3-4 सवाल हैं जो मैंने पहले भी, आप वीडियो को बैक करेंगे कि फ्रांस की भौगोलिक स्थिति क्या है। क्रांति से आप लिख लें, क्रांति से आप क्या समझते हैं, फ्रांस को अध्याय के रूप में क्यों शामिल किया गया है, इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बास्तील विध्वंस। तो मैं इस लेक्चर को अभी यहीं पर समाप्त करता हूं और अगले जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं धीरे धीरे मैं आपको उनके सामने रखूंगा। तो मैंने काम आपको दे दिया है, उस काम को आप ध्यानपूर्वक करेंगे। हम अगले लेक्चर में, अगले व्याख्यान में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।